स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक को। और ये जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं वो क्लास 9th के क्वेश्चन है दोस्तों। वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी के बुक्स और एससीईआरटी के बुक को जब आप देखिएगा तो दोनों में सेम चीज़ है, ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है। और जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो एनसीईआरटी से लिया गया है। अगर क्लास की बात करें तो दोस्तों क्लास 9th का ये साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमने PYQ क्वेश्चन को ऐड किया है। और PYQ क्वेश्चन के तहत अम्ल क्षार और लवण से क्वेश्चन लिया है, और जो pH वैल्यू होता है, pH मान होता है, उससे उसको इंक्लूड किया है। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के टाइम को अगर देखा जाए दोस्तों तो महज 3 महीने के आसपास ही है, क्योंकि आप लोगों का जो ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट है वो भी BPSC कोड से अनाउंस कर दिया गया है। तो ऐसे में आप लोगों के पास टाइम कम है, तो चैप्टर वाइज अगर चलते हैं तो टाइम कम पड़ जाएगा। इसीलिए एक एक चैप्टर तो प्रत्येक दिन करेंगे ही, साथ में कुछ नया टॉपिक भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे इस वीडियो में आपको pH वैल्यू हमने ऐड किया है, और अम्ल क्षार और लवण, ये दोनों जो है सो केमिस्ट्री का टॉपिक है जिससे मैंने ऐड कर दिया है। और इसका जो PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही क्लास 9th का जो NCERT का बुक है वो भी हमने प्रोवाइड करवा दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ को मूलतः कितने तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। ये जो दोस्तों क्वेश्चन लिया गया है वो पहला चैप्टर है, और चैप्टर का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसी से क्वेश्चन लिया गया है जिसमें पदार्थ के बारे में क्वेश्चन बने हैं। तो पदार्थ को मूलतः दोस्तों 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर पूछे कि ये 5 भाग कौन कौन है दोस्तों, तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये पदार्थ के मूलतः 5 तत्व है, जिसको हम बोलते हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। तो यही होता है दोस्तों हिंदी में वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अगर यहाँ पर नीचे दोस्तों कुछ पॉइंट हमने मेंशन किया है हर एक क्वेश्चन में, इसे भी आप देखते जाइएगा कि सभी सजीव और निर्जीव 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। और ये 5 तत्व कौन है, तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण हमेशा होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया गया है दोस्तों, अगरबत्ती का। अगरबत्ती को अगर हम खुले कमरे में रख देते हैं, यानी कि अगरबत्ती को बगैर जलाए अपने कमरे में रखते हैं, तो उसकी जो सुगंध है वो कमरे में नहीं फैलती है। लेकिन जब उसको हम जला देते हैं दोस्तों तो क्या होता है, उसके कण गतिशील हो जाते हैं, और उसका जो सुगंध है एक जगह से दूसरे जगह यानी पूरे कमरे में और कमरे से बाहर भी फैल जाता है। तो ये एक्टिविटी दिया है, जब आप बुक खुद से पढ़िएगा तो इस चीज़ को देखिएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि पदार्थ के कण हमेशा होते हैं, तो वो हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा गतिशील होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे के पॉइंट में कि सभी पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने से पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे कि एक अगरबत्ती का एग्जाम्पल लिया गया है दोस्तों। अगरबत्ती में जब हम माचिस लगाते हैं तो क्या होता है, ये जलने लगता है, और जलने के बाद उसका जो सुगंध है वो पूरी तरह से फैल जाता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। जब 2 विभिन्न पदार्थ के कण आपस में मिलते हैं दोस्तों तो उसे हम विसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विसरण बोलते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन को भी देख लेते हैं, इसकी संपीडिता क्या होता है। संपीडन का मतलब होता है दोस्तों दबाव या दबाना। तो सबसे कम संपीडिता किस में होगा, ठोस में सबसे कम होगा, क्योंकि कोई ठोस वस्तु लीजिए और उसे जब आप दबाइएगा तो वो ज़्यादा नहीं दबेगा। इसके बाद इससे ज़्यादा होता है द्रव में, और सबसे ज़्यादा संपीडिता किस में होता है दोस्तों, ये गैस में हमको देखने को मिलता है। सबसे कम संपीड्य होता है ठोस, उससे ज़्यादा द्रव, और सबसे ज़्यादा गैस में। अगर ऊर्ध्वपातन की बात करें तो किसी पदार्थ का बगैर बिना द्रव में बदले ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर पूछे कि ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल दीजिए तो कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया,
नेफ्थलीन हो गया। ये सभी दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। निक्षेपण की बात करें तो गैस से सीधे ठोस में बदल जाना, यही कहलाता है निक्षेपण। तो ये सभी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। गर्म करने पर विसरण की दर क्या होती है? तेज होती है। सबसे कम विसरण ठोस में होगा और सबसे ज़्यादा विसरण दोस्तों गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पदार्थ प्रकृति में कितनी अवस्था में होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पदार्थ जो होते हैं वो 3 अवस्था में होते हैं। और ये अवस्था कौन कौन है दोस्तों? तो ठोस है, द्रव है और गैस है। ये 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। और कहेगा कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में, यानी कि ठोस में, द्रव में और गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो जल। तो देखिए जल तो एक द्रव अवस्था में होती ही है, जल द्रव अवस्था में होती है। जब इसको हम ठंडा करते हैं तो ये ठोस यानी कि बर्फ़ का रूप धारण कर लेती है, और इस द्रव को जब गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ने लगता है, यानी कि गैसीय रूप में भी हमको ये दिखने को मिलता है। तो जल जो होता है वो पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब ठोस के कुछ गुण देख लेते हैं। ठोस पदार्थ जो होता है दोस्तों उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे कि ये कोई ठोस पदार्थ है तो उसका जो आकार है फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और उसका आयतन भी, जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है। द्रव की बात करें तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे ये एक गिलास है दोस्तों और ये एक कटोरा है। अगर गिलास में हमने पानी रख दिया तो वो गिलास का आकार धारण कर लेगा। अगर इसी को हम इसमें उड़ेल देंगे तो ये हो जाएगा कटोरे के आकार का। तो उसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित। मान लीजिए कि इस गिलास में हमने 100 ml पानी रखा और इसी को हम कन्वर्ट कर दिए इस कटोरे में, तो ये इसमें 100 ml ही रहेगा, लेकिन इसका जो आकार है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जलीय जंतु और पौधे के लिए आवश्यक गैसें। तो देखिए पौधे के बारे में पता होना चाहिए कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं दोस्तों, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देती है और यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। और जो भी जलीय जंतु है वो कौन सा गैस लेता है? तो ऑक्सीजन लेता है। तो हाइड्रोजन का जिक्र है, हाइड्रोजन तो नहीं लेता है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है। लेकिन डी ऑप्शन को देखिएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए कि जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण ही सांस ले पाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पानी होता है दोस्तों जिसका सूत्र होता है H2O, वो यहाँ पर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पानी में ऑक्सीजन है और यही ऑक्सीजन कौन लेता है? जो जलीय जंतु है वो लेते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण अधिक होता है। देखिए विसरण के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ठोस में विसरण कम होता है द्रव की तुलना में, और द्रव में भी विसरण कम होता है गैस की तुलना में। यानी कि सबसे ज़्यादा विसरण पूछे किस में? तो गैस में होते हैं, और सबसे कम ठोस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। घरों में खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैस है। घरों में लगभग सभी के घरों में दोस्तों खाना पक रहा होता है सिलेंडर के माध्यम से। तो सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LPG। और LPG का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसके फुल फॉर्म होते हैं। CNG दोस्तों जो शहरों में CNG गैस का यूज किया जाता है गाड़ियों में, जैसे कि ऑटो रिक्शा हो गया, इसके बाद जो 4 व्हीलर्स होते हैं तो उसके अंदर। और CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसके फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म ही दोस्तों पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपके एग्जाम में। तो LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर बात करें आर्गन की तो आर्गन दोस्तों किस प्रकार का गैस है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है। अगर पूछे कि अक्रिय गैस की संख्या कितनी है तो 6 है। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, जेडॉन और रेडॉन, ये 6 गैस होते हैं दोस्तों अक्रिय गैस। और आर्गन क्या है? अक्रिय गैस। LPG का फुल फॉर्म यहाँ पर नीचे लिखा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अधिक तीव्र होती है। ये पॉइंट पूछा गया था दोस्तों आपसे BPSC की ओर से
एग्जाम में कि जो गैसीय अवस्था में जो कणों की गति होती है वो क्या होती है, तो अनियमित होती है और अधिक तीव्र होती है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी ठोस का तापमान बढ़ाने पर होता है क्या होगा, गतिज ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी दोस्तों, या फिर पहले घटेगी या बढ़ेगी। तो हमने अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगरबत्ती में अगर हम यहाँ पे आग लगा देते हैं तो क्या होगा, उसकी जो गतिज ऊर्जा है तो वो क्या होगा, फैल जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, गलत है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने पर पदार्थ के कण कंपन करने लगते हैं। जैसे आप पानी को उबालते हैं तो पानी को नीचे से जब हीट देते हैं दोस्तों तो पानी खौलने लगता है और उसका जो कण है वो क्या होने लगता है, कंपित होने लगता है, यानी कि उसमें कंपन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे क्या कहते हैं, तो गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, क्या कहते हैं दोस्तों, ये बातें आपको बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर द्रव होने की बात हो रही है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलनांक। अगर बात करें क्वथनांक की तो क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक का डिफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन के बारे में बताए हैं कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना, ठोस से सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधे ठोस में बदल जाना निक्षेपण कहलाता है। ठीक है। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर लाएंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है। कमरे का तापमान के बारे में पूछा गया तो 300 केल्विन होता है कमरे का तापमान। किसी ठोस का गलनांक उनके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो ये नीचे वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये सभी जो पॉइंट है दोस्तों आपके बुक से ही लिए गए हैं, आप पीडीएफ में देख सकते हैं कि बुक्स उल्टा के कि क्या यही क्वेश्चन है या नहीं है। यहीं से आपके टोटल क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है तो क्या कहलाता है, द्रवनांक, क्वथनांक। देखिए उबलने की बात हो रही है दोस्तों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वथनांक। और पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो बर्फ़ बन जाता है दोस्तों, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है। निक्षेपण और उत्पादन बताएं आपको। गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। जब किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे दोस्तों तो पदार्थ की अवस्था क्या होगी, बदल जाएगी। जैसे बर्फ़ ले लीजिए, उसको हीट के कांटेक्ट में लाइएगा तो वो क्या होगा, द्रव बन जाएगा। ज़्यादा हीट और देंगे तो वो गैस बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अवस्था चेंज हो रहा है। गर्म करने पर वस्तु ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दाब के बढ़ने से और ताप के घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, बदल जाती होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ़ कहते हैं। कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है कि सूखी बर्फ़ किससे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ़ कहते हैं। पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस किससे तय होती है, टेम्परेचर से, टेम्परेचर और प्रेशर से, या फिर प्रेशर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर से पदार्थ की अवस्था तय होती है कि वो ठोस अवस्था में रहेगा कि द्रव अवस्था में या फिर गैस अवस्था में रहेगा। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर द्रव है और द्रव से वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, तो वाष्पीकरण या फिर वाष्पन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब देखिए आपके बुक में दोस्तों एक प्रैक्टिकल दिया है कि यहाँ पर कहा गया कि सतही क्षेत्र बढ़ाने पर, मान लीजिए कि दोस्तों एक हम गिलास ले लेते हैं और एक बड़ा सा हम कटोरा ले लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों में हम पानी भर देते हैं, सेम क्वांटिटी में पानी भर देते हैं। अब पानी भरने के बाद इसको हम धूप में छोड़ देते हैं और इसको भी धूप में छोड़ देते हैं। जब चूँकि पानी दोस्तों सेम मात्रा में है, जब इसको हम धूप में से लाएंगे
तो जब हम पानी को मेजरमेंट करेंगे, मापन करेंगे, तो इसमें पानी की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी गिलास की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसका जो सतह का क्षेत्रफल है वो थोड़ा ज़्यादा है। किससे? तो गिलास से। तो जब भी हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी पानी भाप बन के ज़्यादा मात्रा में उड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ठोस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन एंड द्रव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। ये चौथी अवस्था है दोस्तों पदार्थ की, और पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टाइन कंडक्ट। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी किसने? सत्येंद्र नाथ बोस ने। आगे आएगा दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि प्लाज्मा से जुड़ी हुई, आपके बुक में ही ये क्वेश्चन दिया गया है एक टेबल बना के, जहाँ से हमने सभी पॉइंट को लिखा है। फ्लोरेंस ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होती है। बल्ब होता है दोस्तों जो नियॉन बल्ब होता है, और फ्लोरेंस बल्ब जिसमें प्लाज्मा भरी होती है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस और फ्लोरेंस ट्यूब में हीलियम गैस भरी होती है। सूर्य और तारे का चमक प्लाज्मा के कारण होता है। सूर्य और तारा जो आपको चमकता हुआ नजर आता है, किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। और प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। उच्च ताप के कारण ही तारे चमकते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडक्ट है, जिसकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। तो ये था दोस्तों आपके बुक से लिया गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने केमिस्ट्री को ऐड किया है। केमिस्ट्री के दो छोटे छोटे टॉपिक है जिसको हमने ऐड किया है और बराबर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको पदार्थ का पूरा लिस्ट बना है नीचे, और यहाँ पर उस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है? अम्ल। देखिए अम्ल जो होता है दोस्तों वो टेस्ट में खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। तो देखिए सिरका जो होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें सेब में, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक अम्ल। नींबू और संतरा, यानी कि नींबू के कुल के जितने भी पदार्थ है तो सब में सिट्रिक अम्ल हमको देखने को मिलते हैं। कार बैटरी, कार में देखे होंगे दोस्तों कि एक बैटरी लगा रहता है, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर पूछिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2SO4। नोट करते जाइएगा आप लोग दोस्तों। मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है HCl। ये जब साइंस का दोस्तों पार्ट 2 शायद आया था, तो इसमें ये क्वेश्चन के बारे में हमने डिटेल बताया था। अंगूर, इमली, कच्चे आम, ये सभी खट्टे ही तो होते हैं, तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल हमको देखने को मिलते हैं। अगर दही की बात करें तो दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अम्ल क्षार से रिलेटेड कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं, और ये जो लिया गया है दोस्तों वो घटना चक्र, बीपीएससी का जो घटना चक्र है साइंस का, उससे हमने उठाया है, और जितना क्वेश्चन पूछा गया था सभी को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में दोस्तों खट्टा होता है। क्षार के बारे में पूछे तो क्षार कड़वा होता है। अम्ल जो होता है ना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका भी क्रियाकलाप दिया गया है आपके बुक में, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है दोस्तों आपके पास कि आप प्रैक्टिकल करने के लिए जाए। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये उसमें गुण पाया जाता है। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी दोस्तों? सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, नेट 7 होता है, ना कम ना ज़्यादा, और यह उदासीन होता है। क्षार का नाम है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है, इसमें से दोस्तों कोई एक दे देगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्या है बताना है। तो ये क्षार के नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट यही नाम होते हैं। सब में एक दोस्तों देखिएगा कि एक बात कॉमन है कि जितने भी नाम है सब में हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH निगेटिव। ठीक है, तो ये सभी क्षार के उदाहरण है, इसे आप याद कर लीजिएगा। पीएच स्केल पर 7 से नीचे का मान पदार्थ की अम्लीयता को दर्शाता है। अगर कोई पीएच स्केल है दोस्तों, अगर यहाँ पर 7 से नीचे शो हो रहा है, 7 से नीचे शो हो रहा है तो वो अम्लीयता को दर्शाएगा, और 7 से ऊपर अगर जा रहा है उस पैरामीटर पर तो वो क्षारीयता के गुण को दर्शाएगा। ठीक है, पीएच स्केल पर 7 का मान उदासीन को दर्शाता है। जैसे पानी क्या है? पानी उदासीन है, क्या है? क्योंकि उसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पीएच वैल्यू, जो भी बीपीएससी ने अब तक पूछा है पीएच वैल्यू, सभी आपके सामने
रक्त का यानी खून का जो पीएच मान होता है 7.4, जल का होता है 7, नींबू का रस 2.4, मानव मूत्र का 4.8 से 8.4, समुद्री जल का 8.5, मानव लार का 6.5 से 7.5, अम्लीय वर्षा का पीएच मान पूछे तो लगभग 5 के बराबर होता है। दूध का दोस्तों 6.4 होता है, लेकिन यहाँ पर रेंज अगर पूछे तो 6.7 से 6.9 तक होता है। सिरका का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। तो ये था दोस्तों आज का आपका साइंस का टॉपिक, जिसमें हमने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। साथ ही केमिस्ट्री के 2 टॉपिक को हमने इंक्लूड किया था इसमें। आगे आपको सेकेंड चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसके बाद 9th और 10th का अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं दोस्तों साइंस को, तो साइंस में आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। और आपका भी जो एग्ज़ाम डेट है वो आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया गया है। कुछ लोग केस कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को उनसे बचना है कि जो भी नेगेटिव फैलाने वाले लोग हैं, नेगेटिव लोगों से हमको दूर रहना है, ताकि आप अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएँ। क्योंकि कई लोगों को देखते हैं कि केस के चक्कर में परेशान हुए हैं कि केस हो गया, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा दोस्तों, नियमावली वापस नहीं होगी, आपका एग्ज़ाम भी तय समय पर होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है दोस्तों, तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।